Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम को। राइट, पिछले पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग सोलर सिस्टम को कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम सैटेलाइट्स को कवर कर लेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था। हमने स्टार्स के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई स्टार्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं और ये जो होती है ये स्काई से यानी कि हमारे से अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होती है, मिलियंस ईयर्स अगो दूर होती हैं। तो हमने कुछ स्पेशल स्टार्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में पढ़ा जो कि हमसे बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है, 4.22 लाइट ईयर्स जो है वो हमसे क्लोज है। और इसके अलावा हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि भाई जो पूरा हमारा स्काई है उसमें आपको कुछ सेलेस्टियल बॉडीज दिखती हैं, जैसे कि स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, मून्स एंड और भी दूसरी एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टलेशन आपको पता है कि कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं, तो हमने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। तो मैं भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कॉन्स्टलेशन जो होता है वो कुछ स्टार्स के सर्टेन ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में ना तारामंडल भी बोलते हैं या नक्षत्र भी बोला जाता है इसको। तो उसमें क्या होता है, स्टार्स के कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स बना के ना वो वेट मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि कुछ ऐसे ना, जैसे एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा। ठीक है, एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, और ये आकर के एक ग्रुप बना दे। एक स्टार के एक ग्रुप होते हैं जो कि एक सर्टेन शेप बना देते हैं। ठीक है, एक एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना देते हैं। तो ये उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो एस्ट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा अगर कोई एक शेप बना दे, मान लीजिए बियर की शेप बना दे, या फिर ये कि किसी लेजर बियर की शेप बना दे, या ये कि ऐसा लगे आपको कि भाई कोई इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, लाइक ऐसे एम की शेप बना दे, है ना, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार। तो इस ओके, तो इसका जो यूज किया जाता था, मतलब ये कि जो कॉन्स्टलेशन का जो ये एक फंडा आया, या कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम आया, तो ये बेसिकली एंशिएंट टाइम पे इसका यूज किया जाता था। एंशिएंट टाइम पे लोग जो ट्रेवल करते थे, तो जो डे टाइम होता था उसमें तो सोलर सिस्टम के जरिए से सन के जरिए से पता लग जाते थे कि भाई हम जहाँ पे भी कहीं खड़े हैं तो सन ईस्ट टू वेस्ट ही सन जो है वो ईस्ट से राइज करेगा और जाकर के वेस्ट में हाइड हो जाएगा या सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन का पता चल जाता था। ठीक है, जो एंशिएंट टाइम पे लोग होते थे उनको डायरेक्शन का पता चल जाता है। अच्छा भाई इधर सन सेट हो रहा है तो इसका मतलब इधर वेस्ट है, तो फिर वो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ का पता लगा लेते थे। बट जब रात का टाइम होता तो रात में तो सन आने से रहा, तो उस टाइम क्या करते थे, वो जो कॉन्स्टलेशन जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, जिसे हम ज्योतिषी भी बोलते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, कॉन्स्टलेशन के जरिए से डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते थे। तो बेसिकली कुछ ऐसे स्टार, मेन स्टार, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल पे एक स्टार होता है जिसे हम लोग पोलरिस भी बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल पे ही आपको यानी कि वो जो पोलरिस जो होता है वो स्टार वो आपको नॉर्थ पोल पे दिखता है, तो इसी वजह से उसको पोलर स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पता लगा करके लोग ट्रेवल करते रहे, उनको आसानी होती थी। ओके, आप में से अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर पढ़िए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 16 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो भाई सोलर सिस्टम जो है ना, सोलर सिस्टम आप जानते ही है, सोलर का जो सोलर वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, सन। और सिस्टम एक पूरा सिस्टम, यानी कि सन के चारों ओर। देखिए यहाँ सोलर सिस्टम में आप सन और एक जो 9 या 8 प्लेनेट, पहले तो 9 पढ़े जाते थे, अभी 8 प्लेनेट पढ़ते हैं हम लोग। तो आप सिर्फ इन्हीं को मतलब मत समझ लीजिएगा, सोलर सिस्टम में आपकी सभी तरह की बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, उसमें आपके मून्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपके कॉमेट्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, और दूसरे जितने भी स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी के सभी आपके सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, इस सभी को हम लोग मिला करके सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो द सन एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो कि एक रिवॉल्व कर रही हैं, जो स्पेस में जितनी भी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, वो आपके सभी मिल करके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। द प्लेनेट एंड देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट द सन। ठीक है, जितनी भी मून है,
ठीक है। एक एक प्लेनेट जो होता है उसके काफी सारे मून होते हैं, जैसे हमारा अर्थ है जो उसका एक मून है, आप देखते ही होंगे ना, मून तो आपको दिखता ही है। इसके अलावा जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके किसी के 2 मून है, किसी के 3 है, किसी के 4 हैं, ठीक है। वो बहुत सारे के तो बहुत ज्यादा भी हैं। तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो हैं, ये सभी जितनी भी बॉडीज होती हैं जो कि रिवॉल्व करती रहती हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर हेड टुगेदर इन द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। क्योंकि भाई जो सन के अंदर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से जो जितनी भी चीजें होती हैं वो एक के सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती हैं। तो इसी वजह से हम इनको जो है सोलर सिस्टम इनका नाम दे देते हैं। It is believed that the Sun, the Earth, and the other planets of solar system were formed at the age of a galaxy called Milky Way galaxy about 500 million years ago. तो भाई ये एक यकीन किया जाता है कि जितनी अर्थ है और दूसरे भी जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो 5 मिलियन ईयर्स अगो जो है उस टाइम ये गैलेक्सी के वक्त गैलेक्सी का फॉर्म हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो ये एक सोलर सिस्टम के बारे में ब्रीफली आपको जानकारी दे दी गई है। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा जितने भी सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी चारों तरफ जो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई थ्रू आवर टेलीस्कोप। तो भाई गैलीलियो जो एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैली, उन्होंने पहले पर्सन थे जिन्होंने टेलीस्कोप के जरिए से नाइट स्काई में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। This was in the early 16 BC. Since then, hundreds and thousands of scientists have been studying the night sky, the movement of celestial bodies and the universe. तो भाई उन्होंने बहुत 1600 BC के वक्त उन्होंने ये सब चीजें देखी। उसके बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो थे उन्होंने बहुत सारे चीजों को देखा, उन्होंने नाइट स्काई में बहुत सारी चीजों को पढ़ना शुरू किया। सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो दिखी अलग अलग यूनिवर्स में। We now have a better understanding of planets and other celestial bodies in view of many recent discoveries and our changing understanding of the planetary system. Scientists have felt it necessary to create a new definition of planets and other bodies in the solar system. तो पहले क्या होता था ना, स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो साइंटिस्ट होते थे उनको जो भी चीजें दिखती थी वो सभी के सभी जो है वो उसको एक सोलर सिस्टम में या कह सकते हैं कि उसको जो है एक हर चीज को वो कोई ना कोई नाम दे देते। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर कुछ साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने इस पे डिस्कवरीज करनी शुरू करी, उन्होंने नाइट स्काई को स्टडी करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा हमारी साइंस एडवांस होती गई तो हमारे पास टेलीस्कोप आते गए, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन, ज्यादा अच्छे से अच्छे, जो कि हमें बहुत सारी चीजों को दिखा रहे थे। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स थे जो कि सोलर सिस्टम में आ रहे थे उनको एक बेहतरीन सी एक अच्छी सी डेफिनेशन उन्होंने दी, उसको क्रिएट किया। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो उन्होंने उसको एक 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। तो उसमें क्या आ गया, सबसे पहले तो बात हो गई प्लेनेट की, उसके बाद आती है ड्वार्फ प्लेनेट की, एंड उसके बाद कुछ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई सोलर सिस्टम में क्या होता है, सिंपली आपको अगर आप इस पूरे पैराग्राफ में देखें तो इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। देखिए इनकी शक्ल भी मैंने लगाई हुई, फोटो लगाई हुई इनकी यहाँ पे। ये गैलीलियो गैली नाम के फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने की अपने टेलीस्कोप के जरिए से नाइट स्काई को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज उनको कुछ दिखी थी। उसके बाद उन्होंने बताया लोगों को, फिर साइंटिस्ट जो है वो इस पे पढ़ने लगे, इस पे स्टडी करने लगे, फिर उनको बहुत सारी चीजों का पता लगा। तो हर चीज को वो सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्टिंग में सब कह लेते थे, जैसे कि कॉन्स्टलेशन में मैंने बताया था कि एंशिएंट टाइम पे लोगों को जो भी पैटर्न मिलता था, जो भी ऐसे वो देखते थे, उनको इमेजिनरी लाइन के जरिए से कोई भी वो पैटर्न बना लेते, तो हर एक को वो जो है कॉन्स्टलेशन में ही उनको इंक्लूड कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, हर सारे के सारे पैटर्न्स को हम जो है कॉन्स्टलेशन में नहीं इंक्लूड कर सकते। उन्होंने कुल मिलाकर के 88 कॉन्स्टलेशन उन्होंने एक सर्टेन बनाया और बताया कि हाँ भाई ये 88 कॉन्स्टलेशन जो है मेन है और इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टलेशन नहीं हो सकते। हाँ, आगे अगर कोई डिस्कवरी होती है तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से पैटर्न बना करके वो ऐसे कॉन्स्टलेशन बताता रहेगा तो फिर हजारों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, ठीक है। उसको समझना, उसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से सोलर सिस्टम में भी यही हुआ कि भाई पहले साइंटिस्ट को जो भी चीजें मिलती थी उसको सबको इंक्लूड कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे डिस्कवरी की, उन्होंने इस पे स्टडी की, फिर उनको जो है कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने उसको 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहली बात तो क्या कर दी उन्होंने, प्लेनेट का नाम दिया, है ना भाई। एक सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कुछ प्लेनेट्स होते हैं, कुछ ड्वार्फ प्लेनेट्स होते हैं। ड्वार्फ का मतलब ये होता है कि वैसे प्लेनेट्स जो कि आपको दिखते नहीं है, मतलब थोड़े रिसेसिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को इतना शो नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज होती है।
ओके, चलिए अब हम लोग सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ और है। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो भाई इन्होंने न्यू डेफिनेशन के तहत उन्होंने एक अच्छी सी डेफिनेशन दी, मतलब, और उसके उन्होंने बताया कि न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई नई जो हमारे पास नई डेफिनेशन आई उनमें उन्होंने बताया कि भाई सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर के कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, और उनको सन से उनकी कितनी दूरी है ना, सन से उनकी कितनी दूरी है, इस हिसाब से जो है उन्होंने सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, यानी कि सबसे पास में जो सन के बिल्कुल पास है, क्लोजेस्ट है, उसको उन्होंने मरकरी नाम दिया, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और यानी कि इन्होंने सन से दूरी के हिसाब से इनके नाम को दे दिया। Pluto and the Ceres are placed under the category of dwarf planet। तो मैंने आपको इस बात का तज़किरा पहले भी किया था कि जब मैं 4th या 5th क्लास में थी तो उस वक्त हमने 9 प्लेनेट कुल मिला करके याद किए थे। ठीक है, हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमें 9 प्लेनेट याद करवाए थे, जिसमें प्लूटो का भी नाम लिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अभी जो हम लोग 2021 में जो भी पढ़ रहे हैं, तो प्लूटो को अभी जो है ड्वार्फ प्लेनेट में रख दिया गया है, क्योंकि ये काफी फेंट होता है, मतलब दिखता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ड्वार्फ प्लेनेट में कि भाई ये प्लेनेट तो है बट ये अपने आप को इतना शो नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से इसको जो है ड्वार्फ प्लेनेट्स की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट आपको समझ में आ गया ना। ड्वार्फ प्लेनेट यानी ड्वार्फ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने आप को बिल्कुल दिखा ना पाए। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्वार्फ, यानी कि जो अपने आप को कम्प्लीटली शो ना कर पाए, दिखा ना पाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो प्लूटो जो है एक प्लेनेट था, उसको ड्वार्फ प्लेनेट में, इसके अलावा सारस एक प्लेनेट था, उसको भी हमने ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया। ओके, मोर ड्वार्फ प्लेनेट्स में बी इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी इन द फ्यूचर। इसके अलावा फ्यूचर में भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लेनेट को जो है इस कैटेगरी में हो सकता है इंक्लूड कर दिया जाए। एस्ट्रॉइड, कमेट्स एंड अदर स्मॉल बॉडीज आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ठीक है, तो भाई कुछ एस्ट्रॉइड्स को, कुछ कमेट्स को आपने देखा भी होगा। कमेट्स जो होते हैं ना, ऐसे स्टार दिखते होंगे, ऐसी लंबी सी जिनकी पूंछा होती है, कभी कभी दिखते हैं आसमान में ऐसे लंबे से स्टार, तो वो कमेट्स, इनको हमने क्या किया है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में इनको डाल दिया। तो आपने देखा कि भाई जो हमने 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था, तो उसमें प्लेनेट्स में तो 8 प्लेनेट्स हो गए कुल मिलाकर के, बड़े बड़े है ना प्लेनेट्स जो है, उनको 8 प्लेनेट हो गए। और उसके अलावा ड्वार्फ प्लेनेट में आपका प्लूटो एंड सारस का रख दिया, और जो एस्ट्रॉइड्स एंड कमेट्स है उनको स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में रख दिया। ओके, चलिए, ये सारस नहीं है यहाँ पे, ये ना, एक मिनट, ये इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, वही तो मैं कह रही थी। ये क्या है, ये आपकी सीरेस है, सीरेस, CERES। ठीक है, प्लूटो एंड सीरेस आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके सभी जो बड़े बड़े हमारे पास स्टार, जैसे कि सन है, पहले हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि भाई सन के चारों ओर ही तो ये सारा सिस्टम हो रहा है ना। पूरा सोलर सिस्टम किस पे बेस्ड है, सन ही पे बेस्ड है, यानी कि सन है, यानी हम किसी एक के रिस्पेक्ट में किसी न किसी को जैसे हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम किसी को रेस्पेक्ट मान लेते हैं। मतलब ये है कि हम उसको किसी पॉइंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, फिर इसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो है उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो चूंकि भाई हमारे पास अभी सबसे बड़ा जो स्टार है या जो पूरा सोलर सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, सन ही पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग सन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सन जो होता है वो क्या होता है और इसके अलावा सन में क्या 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 होता है। सो द सन के बारे में पढ़ें। सन इज अ मीडियम साइज स्टार। सन क्या है, एक मीडियम साइज स्टार है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई सन जो है वो आपको दिखने में ऐसा लगता है यहाँ से कि भाई ये कि बॉल है, आग का गोला सा है। ठीक है, तो मेनली ये क्या है, ये गैसेस का एक जो मेनली इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें ये गैसेस की बहुत ही बड़ी सी बॉल है। देयर इज अ मैसिव न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सन। तो सन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो यहाँ पे सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर, देखिए नाम ही से क्या पता चल रहा है कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन।
ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टू एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू एटम जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और बना देंगे एक बड़ा सा एटम, ठीक है, एक बड़ा सा एटम बना। जब ये बड़ा सा एटम बनता है ना, तो इस बड़े से एटम में ना बहुत वास्ट अमाउंट में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी जो है वो हम तक आती है, ठीक है। तो यही बात, यानी कि न्यूक्लियर में ये जो सन के जो चारों तरफ, सन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं और जो हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन नाम जो रिएक्शन होता है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, बहुत सारे एटम जो है बहुत बड़ा सा एटम बना देते हैं और इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस होती है वो, मतलब हाइड्रोजन गैस जो वो हीलियम गैस में कन्वर्ट होती रहती है। दिस रिएक्शन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी लाइट निकलती है जब ये रिएक्शन होता है और फिर हीट निकलती है और उसके अलावा बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब सन की डायमीटर की बात कर लें तो सन जो है वो हमारा कितना है, 1.4 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है। इट इज सो बिग दैट इट कुड होल्ड मोर देन अ मिलियन प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। तो भाई ये इतना बड़ा है सन कि इसके अंदर आप अर्थ के साइज का आप 1 मिलियन प्लैनेट्स जो है आप सन के अंदर डाल सकते हैं। There are much bigger stars than the sun in the universe। इसके अलावा आपके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सन ही, आप ये मत सोच लीजिएगा कि भाई सन ही बहुत बड़ा स्टार है, इसके अलावा कोई स्टार ही नहीं। अच्छा, हम सन को स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, सन को हम स्टार इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो स्टार होते हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं और ल्यूमिनस बॉडीज की ये खासियत होती है, ये स्पेशलिटी होती है कि वो खुद अपने आप से लाइट को इमिट करती है। और चूंकि सन अपने आप से खुद ही लाइट इमिट कर रहा है, इस वजह से हम सन को एक स्टार बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? सो अब मैं आपको क्या बता रही थी, ये मत सोच लीजिएगा कि सन का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है तो सन जो है वो स्काई में, नाइट स्काई में या गैलेक्सी में या पूरे जो हमारा आसमान है उसमें सबसे बड़ा स्टार है। नो नो नो, सन के अलावा से भी इस पूरे यूनिवर्स में सन के अलावा से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिसमें बेटेलेजूस का नाम आता है, जिसकी जो पूरी ये स्टार जो है वो क्या है, हमसे 425 लाइट ईयर्स अवे दूर है और इसका ये जो सन से 60,000 टाइम बड़ा है। समझे आप? कितना? 60,000 टाइम ये सन से बड़ा है। अब सोचिए कि हमारे जो पूरी यूनिवर्स में कितने बड़े बड़े स्टार्स होंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है। अभी सन के बारे में अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, तो सन के बारे में कुछ याद रखना होगा। तो सन के बारे में आप याद रखिएगा सबसे पहली बात कि सन जो है वो क्या है, एक स्टार है, ठीक है, और वो भी मीडियम साइज स्टार है। और सन जो है वो क्या है, एक ह्यूज बॉल है, किसकी? गैसेस की, जिसमें जो मेन गैसेस हैं वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो है बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हाँ, सन का जो डायमीटर है वो याद रखिएगा, ये आराम से आपको याद हो जाएगा। सन का डायमीटर है 1.4 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 1.4 मिलियन किलोमीटर। ओके, इतनी बातें अगर आपको याद हो जाएंगी तो आपके लिए ये काफी है, ठीक है। और अब चलिए, अब हम लोग सन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई जो प्लैनेट्स होते हैं, जिन्हें हमने अभी पूरी सोलर सिस्टम में जो 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उसमें सबसे नंबर 1 पे प्लैनेट्स थे। और प्लैनेट्स हमने कितने पढ़ने हैं? 8 पढ़ने हैं। तो प्लैनेट्स होते क्या हैं? तो सबसे पहली बात ये देखिए कि जो प्लैनेट है वर्ड, ये प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से? ये प्लैनेट वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक में इसको प्लैनेट का मतलब होता है वांडर, ठीक है। वांडर का मतलब क्या होता है? वांडर कहते हैं ना कि ये बंदा जो है वो वांडर कर रहा था। वांडर का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो कि बिना सोचे समझे घूम रही हो, बिना सोचे समझे कहीं जा रहे हो। जैसे कोई भी बंदा है ना, आप ही अगर कभी ऐसा होता है ना कि कभी हमारा दिमाग जो है वो अपनी जगह नहीं रहता, मतलब ये कि हम कहीं सोचों में घूम रहते हैं, तो फिर क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए, तो हमारा दिमाग अगर कहीं और हो, हम कहीं और कुछ सोचते रहे तो हम कहीं कहीं चले जाते हैं,
फिर हमें याद आता है, फिर अचानक से हमारा दिमाग जो सेंटर पे आता है, फिर हम देखते हैं ओ हम कहाँ पे पहुंच गए। तो ऐसी घूमने को या ऐसे जाने को कि जहाँ पे कि कोई एक आपका कोई पाथ ना हो, या कह सकते हैं कि आपका कोई गोल ना हो, है ना, और आप ऐसे ही घूमते रहे, तो उसको बोलते हैं वंडर। तो साइंटिस्ट स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने इन प्लैनेट्स को देखा था तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज है जो कि वंडर कर रही है ना, जो कि घूम रही है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई कोई गोल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने उसका नाम जो है वंडर रख दिया। इसी वजह से प्लैनेट्स का ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है वंडर। और आपको बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग में चूंकि साइंटिस्ट को इतना पता नहीं था ना, जो भी साइंटिस्ट होंगे, लेकिन सोचिए कि उन्होंने पता लगा लिया, फिर हम आगे जा करके उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे जा करके उस बारे में पूरी उसकी डिटेल कर रहे हैं, तो सोचिए वो कितने अक्लमंद होंगे। अब ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये मत सोचिएगा कि जो पहले के साइंटिस्ट थे वो हमसे कम अक्लमंद थे। भाई हर साइंटिस्ट जो होता है वो अपने जमाने का सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। अब आप खुद सोचिए कि अभी के जो साइंटिस्ट हैं वो कितने ज्यादा अक्लमंद है। अक्लमंद का मतलब ये है कि कितनी डिस्कवरीज कर रहे हैं, कितने हम ये सोचते हैं कि वाह वाह उनके पास कितना दिमाग है। अब जो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, है ना, और हो सकता है वो और आगे कोई अच्छी सी हमसे ज्यादा डिस्कवरीज कर दे, तो वो क्या सोचेंगे, तो उनका अगर वो ये सोचे कि हम बेवकूफ थे, हमें पता नहीं था, तो उनकी गलती है ना। कि भाई हर साइंटिस्ट जो होते हैं, हर इंसान अपने जमाने में जो होता है वो बहुत ज्यादा अक्लमंद होता है, बहुत ज्यादा अपने जमाने के हिसाब से वो काफी ऊंचा हुआ होता है। इस वजह से ये मत सोचे कि पहले जमाने के लोग जो थे वो थोड़े कम अक्लमंद थे। हर बंदा अपने आप में ही अक्लमंद होता है। एनीवे, तो इसी वजह से जब साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में देखा था तो उनको दिखा कि भाई ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कि वंडर कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने उसका नाम प्लैनेट्स दे दिया। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। और अभी हम लोग को कितने ये प्लैनेट्स पढ़ने हैं, 8 प्लैनेट्स पढ़ने हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं। मतलब ये है कि ये अपने आप से खुद लाइट को इमिट नहीं करती हैं। तो इस वजह से, और जो आपको ये चमकते हुए दिखाई देंगे, तो जिस तरीके से मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमें चमकता हुआ दिखता है, तो इसी तरीके से ये प्लैनेट्स भी दिखते हैं। ओके, चलिए इतनी बातें आपको यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में पढ़नी है। In early times, people studied the night sky by observing the objects with the naked eye and then through telescopes. तो भाई स्टार्टिंग में लोग क्या थे, उनके पास टेलीस्कोप नहीं था, तो वो क्या करते थे, नेक्ड आई से उनको कुछ चीजें दिखती थी, आसमान में स्टार दिखते थे, सन दिखता था, मून दिखता था, और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टार्स भी होते थे जिनको वो ऑब्जर्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत ही आगे हम एक स्टार के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मरकरी के बारे में ही देख लो। तो मरकरी जो होता है ये एक सर्टेन मंथ में, लाइक सितंबर एंड अक्टूबर में, ये सनराइज से पहले दिखता है। ठीक है, सनराइज से थोड़ा पहले ये चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये सन के बहुत ही करीब में है, एकदम सन के पास में है, तो सनराइज से पहले ना एक ही स्टार दिखता है। और इसी तरीके से मार्च और अप्रैल में सन के सेट होने से, सन जब सेट होता है तो उसके पास ये एक ब्राइट स्टार दिखता है, सन के थोड़े से सेट होने के बाद दिखता है। ठीक है, तो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे एंशिएंट टाइम पे, अर्ली टाइम्स पे, कि भाई आसमान में कुछ बॉडीज हैं, तो उनको नेक्ड आई से कुछ बॉडीज दिखती थी। फिर उसके बाद टेलीस्कोप आया। ठीक है, गैलीलियो गैलीली नाम एक साइंटिस्ट आए 16 BC में, उन्होंने देखा टेलीस्कोप के जरिए से कुछ बॉडीज को देखा। तो इन द नाइट स्काई प्लैनेट्स अपीयर एज ब्राइट स्पेक्स ऑफ लाइट। तो भाई नाइट स्काई में जो प्लैनेट्स है, उस टाइम तो इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, एकदम साफ आसमान था, तो लोगों को प्लैनेट्स भी इजीली दिख पाते थे। ठीक है, यानी कि उनको इतनी इजीली भी नहीं दिख पाते थे। बिल्कुल आसमान से सैटर्न और यूरेनस और सारे प्लैनेट्स देख लिए, मरकरी, वेनिस भी देख लिया, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको आसमान में जो है लाइट के कुछ स्पेक्स बोलते हैं, धब्बों को। ठीक है, कुछ ऐसे धब्बे दिखते थे, स्पेशल पॉइंट्स दिखते थे, है ना। प्लैनेट्स उनको एज एक लाइट के पॉइंट्स के तौर पर, एक ब्राइट पॉइंट्स के तौर पर, ये ब्राइट जैसे चमकीले धब्बे के तौर पर उनको प्लैनेट्स दिखते थे। और मैनी लाइट स्टार, उसके अलावा बहुत सारे लाइट स्टार भी दिखते थे। ठीक है, और एंड मच लाइट स्टार, है ना, मच लाइट स्टार, मैनी लाइट स्टार नहीं है, मच लाइट स्टार। ठीक है, दे डू नॉट ट्विंकल, और उन्होंने ये देखा कि ये ट्विंकल भी नहीं कर रहे हैं, है ना, यानी टिमटिमा भी नहीं रहे हैं। व्हाइल द स्टार्स शो नो विजिबल चेंज इन देयर पोजीशन इन द स्काई, द प्लैनेट्स सीम टू मूव और वांडर विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बात गौर करी, उन्होंने टेलीस्कोप के जरिए से देखा कि जो स्टार्स होते हैं ये तो अपने इनके जो आसमान में इनकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जबकि जो
प्लैनेट्स होते हैं ये वांडर कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने इन सभी को, इन जो बॉडीज थी जो कि वांडर कर रही थी, जो कि स्टार्स के रेस्पेक्ट में घूम रही थी, कि मान लीजिए कोई स्टार है, सनी है, इसके चारों तरफ घूम रही है, कुछ ऐसी चीजें बॉडीज जो कि वांडर कर रही हैं उनके हिसाब से, तो उन्होंने उसका नाम जो है प्लेनेट नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। हेंस दे वर नेम्ड प्लेनेट व्हिच मीन वांडरर्स इन ग्रीक। तो उन्होंने जो है उनका नाम क्या दे दिया, प्लेनेट दे दिया, जिसको कि ग्रीक में क्या बोलते हैं, वांडरर्स। वांडरर्स का मतलब, वांडर का मतलब क्या होता है, वांडर का मतलब होता है कि घूमने वाला, है ना, जो चीज घूम रही है। और वांडरर का मतलब होता है जो चीज घूम रही है, घूमने वाली है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई प्लेनेट का नाम, एग्जैक्टली नाम जो आया वो कैसे आया। तो एंशिएंट टाइम पे लोगों को दिख नहीं रहा था, मतलब लोगों ने जब स्टार्टिंग में स्टडीज की तो उनको दिखा कि भाई कुछ ऐसी बॉडीज थी जो कि घूम रही हैं, स्टार्स के रिस्पेक्ट में घूम रही, तो उन्होंने उसका नाम वांडर दे दिया, जो कि अभी हम लोग प्लेनेट का नाम ग्रीक में जिसे प्लेनेट बोलते हैं। अनलाइक स्टार्स, प्लेनेट डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, डू नॉट इमिट लाइट, ठीक है, ये डू नॉट है यहाँ पे, कि भाई जिस तरीके से स्टार्स होते हैं वो इमिट करते हैं, वो ल्यूमिनस बॉडीज होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो खुद लाइट को इमिट नहीं करते हैं। दे अपीयर ब्राइट लाइक स्टार इन द नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन लाइक द मून डज, ठीक है। तो भाई वो आपको चमकते हुए कैसे दिखते हैं, तो भाई वो सन से रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करके वो जो है हमें चमकते हुए दिखते हैं, जैसे कि मून भी आपको दिखता है। दे आल्सो क्लोजर टू अस देन द moon, then the stars, and therefore the light coming to us from the planet is brighter and they appear larger, bigger blobs of light, ठीक है। तो भाई ये जो प्लेनेट्स हैं हम इनको अपनी आंखों से देख कैसे पाते हैं, जैसे कि हम लोग मरकरी को देख पाते हैं। कब देख पाते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप जब सनराइज से पहले आपको जो है छोटा सा स्टार जो है वो चमकता हुआ एक छोटा सा ब्लॉब दिखेगा आपको आसमान में। तो ये इस वजह से हम देख पाते हैं, हम अपनी नेक्ड आई से इनको इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि ये जो है हमसे काफी करीब है ना, और लार्जर भी है ना, लार्जर हमें जो है बड़े बड़े भी दिख पाते हैं करीब होने की वजह से। हेंस प्लैनेट डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल। तो भाई जो प्लैनेट्स होते हैं वो जो है ट्विंकल जो नहीं करते, ठीक है, टिमटिमाते नहीं। तो प्लेनेट के बारे में आपने क्लियरली पढ़ लिया कि भाई प्लेनेट्स जो होते हैं, बस प्लेनेट के बारे में आप इतनी बात याद रखें कि प्लेनेट जो होते हैं इनका नाम क्यों दिया है ना, ग्रीक में इनको वांडर कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि भाई प्लेनेट जो है इसका मतलब क्या है। उसके अलावा प्लेनेट जो होते हैं ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, और ये हमसे काफी क्लोज होने की वजह से ये हमें दिख भी जाते हैं काफी टाइम पे, है ना, कभी कभी हमें दिख जाते हैं, और ये काफी ब्राइट भी हमें दिखते हैं, और ये चूंकि नॉन ल्यूमिनस है तो ये जो है ट्विंकल नहीं करते। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड आर क्वाइट ब्राइट एंड कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। तो मरकरी, वीनस एंड मार्स, जुपिटर जो है वो अगर आप गौर करें, अभी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया हमारी जगहों पे, जहाँ पे हमें पूरे वर्ल्ड में ही काफी पॉल्यूशन हो गया है, तो अभी हमें इतना साफ नहीं दिख सकता है। लेकिन एंशिएंट टाइम पे जो कि पॉल्यूशन नहीं था, उस टाइम पे इतनी ज्यादा गैसेज, इतनी ज्यादा लोग अंधाधन जो नेचुरल चीज़ें होती थी उनको उसको ख़राब नहीं करते थे या उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते थे। तो उस टाइम तो पॉल्यूशन नहीं था, तो लोगों को नेक्ड आई से दिख जाता था। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये नेक्ड आई से दिख जाता है, और स्मॉल एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी दिख जाता है, ठीक है। तो मरकरी, वीनस जो प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये हमें दिख जाता है। द अदर प्लैनेट्स नेमली यूरेनस एंड नेपच्यून आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप। तो कुछ ऐसे जो प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम यूरेनस एंड नेपच्यून कहते हैं, ये काफी फेंट होते हैं। फेंट का मतलब ये होता है कि ये जो है ना थोड़े से धब्बे टाइप के हो जाते हैं, थोड़े फीके, जिन्हें हम बोल सकते हैं ना, जैसे फीका रंग होता है ना जो हमें दिखता नहीं है क्लियरली, तो ये इसको आप टेलीस्कोप से देखते हैं। यूरेनस कैन समटाइम बी सीन विद द नेक्ड आई। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द सन एज कंपेयर टू द जुपिटर। अब हम लोगों ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने किया है कि भाई उन्होंने ना जो प्लैनेट्स सन के काफी क्लोज है, जो सन के बिल्कुल पास में है, तो उनको क्या नाम दे दिया है, इनर प्लैनेट। और जो सन के दूर है, सन से थोड़े दूर है, तो उनको उन्होंने आउटर प्लैनेट का नाम दे दिया है। तो जो उसमें जो इनर प्लैनेट है मतलब उनके बीच में डिफरेंस कर दिया है। इनके डिफरेंस कैसे किया है, आगे एक टेबल बनी हुई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स आ जाते हैं, जो इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट, ठीक है। क्योंकि ये सन के काफी करीब है, सन से काफी क्लोज है, तो इसको हम लोगों ने इनर प्लैनेट यानी अंदर की ओर, किधर, सन से बिल्कुल पास में। और इसके अलावा यूरेनस एंड नेपच्यून को उन्होंने आउटर प्लैनेट का नाम दे दिया।
अब यहाँ पे कुछ इनके बीच में डिफरेंस दे दिया कि भाई इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट किसे के बोलते हैं। तो इनर प्लेनेट इनको क्यों कहा अभी बताया मैंने, तो चूंकि ये सन से काफी ज्यादा करीब है, दे आर क्लोजर टू द सन एज कम्पेयर टू आउटर प्लेनेट, इस वजह से इनका नाम जो है इनर प्लेनेट दे दिया है। जबकि आउटर प्लेनेट में क्या है, ये सन से जो है बहुत ज्यादा इनर प्लेनेट के कंपेयर में ये काफी ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है, तो इनका नाम जो है ना आउटर प्लेनेट दे दिया। इनर प्लेनेट जो है ये साइज में काफी स्मॉल होते हैं, इसके अलावा आउटर प्लेनेट साइज में काफी बड़े होते हैं। इसके अलावा इनर प्लेनेट जो होते हैं दे आर वेरी डेंस, मोस्टली मेड ऑफ रॉक, ये काफी डेंस होते हैं और ज्यादातर रॉक से बने होते हैं। जबकि ये जो आउटर प्लेनेट होते हैं ये काफी लाइट होते हैं, मोस्टली मेड ऑफ गैसेज, और ये जो है गैस के बने हुए होते हैं। ओके चलिए, इतनी बात हो गई, ये थोड़ा सा डिफरेंस ना याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो चैप्टर में जो आपको बता रही हूँ ना, आप ये सोचेंगे कि मैम आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रही है। देखिए अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की तो क्या होगा, वो आपके दिमाग से उड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपकी जो बुक में जो डेटा दिया हुआ है वो काफी डेटा ना सफिशिएंट है, काफी सफिशिएंट है। आप उसको ही याद रख लें तो आपके क्वेश्चन, आपके 8th क्लास के क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, अगर मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेटा क्या है कि आपको दूरी बतानी है, डायमीटर बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्लेनेट्स के नेम याद रखने हैं, उसके अलावा प्लेनेट्स के नेम आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। सीक्वेंस का मतलब कि भाई सन, जो सन है उसके बाद कौन सा है, उसके मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखने हैं। और इनके बारे में अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया, अभी आपको मरकरी हर एक प्लेनेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे पूछा जाए, और पूछा भी जाता है ना, आपसे ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप जो है 8 प्लेनेट्स के नाम बताइए। और ये हो सकता है ये भी पूछा जाए कि ड्वार्फ प्लेनेट कौन से होते हैं, है ना, एमसीक्यूज में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाए। इस वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा डेटा दिया तो वो आपके दिमाग से उड़ जाना है। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगी। वैसे अभी जितने बुक में दिया हुआ है आप उसको बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, उसको अपने दिमाग में उठाइए। दिमाग में बिठाने का मतलब क्या है कि भाई एक बड़ा सा सोलर सिस्टम बना लीजिए, उसमें किसमें, एक बड़े से पेपर पे हम लोग जो चार्ट पेपर पे बनाते हैं, और उसके बाद उसके नीचे जो आपकी बुक में डेटा दिया हुआ है ना कि भाई ये सीक्वेंस में बना लीजिए, इनके थोड़े से इनका डायमीटर ये है, ये ऐसे दिखते हैं, ये इनर प्लेनेट में आ गए, ये आउटर प्लेनेट में आ गए, तो इतनी आपके लिए काफी है। ओके चलिए, और बाकी जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम तो पढ़ना ही है। अब चलिए, अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, जो 8 प्लेनेट है ना उनको एक एक करके हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। तो अब बताइए, अगर मैंने आपको ज्यादा डेटा दे दिया तो आपके दिमाग से जाना है कि नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। चलिए अब मरकरी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस प्लेनेट इज नॉट ऑलवेज विजिबल टू अस एज इट इज वेरी क्लोज टू सन एंड इज जनरली हिडन इन द सन्स ग्लेयर। तो भाई जी एक तो मरकरी जो है बहुत ही स्मॉल साइज में अभी हमने देखा, इनर प्लेनेट इस वजह से इसको नाम दिया। तो जो प्लेनेट है ना ये आपको बहुत ही कम दिखने वाला है, दिखता ही नहीं है बल्कि। और क्यों, क्योंकि भाई ये जो सन है, सन की खुद इतनी रोशनी है, सन की इतनी ग्लेयर है, इतनी चमक है, तो उस चमक के आगे इस मरकरी की क्या हैसियत है। तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल सन के ग्लेयर के अंदर छुप जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है ये हमें दिखता ही नहीं। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। तो मैंने आपको भी बताया था इससे पहले भी कि भाई कुछ पूरे ईयर में, पूरे साल में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं जिसमें कि आपको ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट आपको ये पर्टिकुलर टाइम पे दिखता है। कब, तो भाई इसी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई इवन दो इट इज नॉट अ स्टार, मरकरी इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। तो हम लोग इसको जो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के तौर पर जानते हैं। तो आपको ये कब कब दिखेगा बताया इन्होंने कि भाई इसको मॉर्निंग स्टार और नाइट इवनिंग स्टार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, यानी सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जो है ना ये आपको बिफोर सनराइज आपको एक छोटी सी लाइट के स्पॉट के तौर पर, आपको ब्राइट स्पॉट के तौर पर दिखेगा। कब, सितंबर और अक्टूबर। देखिए याद रखिएगा कि भाई सितंबर और अक्टूबर के टाइम में, अक्टूबर के मंथ में ये आपको बिफोर सनराइज दिखेगा, और मार्च और अप्रैल के टाइम, मार्च और अप्रैल के मंथ में आपको ये आफ्टर सनसेट दिखेगा, ठीक है। ये बात आपको इतनी मरकरी के बारे में याद रखनी है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकरी में जो है कोई सैटेलाइट नहीं। देखिए सैटेलाइट किसे बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं ऐसी बॉडीज जो कि किसी भी प्लेनेट के, जो कि एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमे, है ना। जैसे हमारी अर्थ है ना, अर्थ की एक सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है, मून। अर्थ, मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाती है ना। तो कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी भी प्लेनेट के
चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये खुद मरकरी इतना छोटा है, इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाएगी कोई भी बॉडी, तो इस वजह से हम मरकरी के कहते हैं कि मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे दूसरे जो बड़े प्लेनेट्स है ना, आउटर प्लेनेट्स, उसके उनकी सैटेलाइट्स होती है, उनके मून होते हैं। जैसे अर्थ को देख ले, अर्थ का एक सैटेलाइट है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप नाम देंगे मरकरी। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए इसमें पूरे मरकरी में क्या याद रखना है भाई, मरकरी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ये आपको, इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में ये बिफोर सनराइज आपको दिखता है एक लाइट के ब्राइट स्टार के तौर पर, और मार्च एंड अप्रैल के मंथ में ये आपको जो है आफ्टर सनसेट दिखता है। और इसके अलावा मरकरी का कोई भी प्लेनेट नहीं होता है। ओके, चलिए इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। वीनस के बारे में पढ़ लेते हैं। वीनस क्या है, दिस प्लेनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। ये मून के बाद, मून जो है वो बहुत काफी ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, सॉरी स्टार तो नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। तो मून के बाद जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में वो कौन सा है, वीनस है। सिंस इट इज क्लोज टू द सन लाइक मरकरी, तो भाई मरकरी क्योंकि हम लोग देखते हैं ना सबसे पहले सन आता है ना, सन की बात तो छोड़िए, सबसे पहले मरकरी होगी, तो प्लेनेट जो है उसके बाद वीनस का नाम आता है। तो ये सन की तरह जो है मरकरी की तरह जो है ये सन के काफी करीब है। तो इस वजह से ये भी आपको जो है बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट ही आपको एक छोटे से ब्राइट स्टार के तौर पर दिखेगा। वीनस लाइक मरकरी हैज नो सैटेलाइट, इसके लिए ये भी बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती। सैटेलाइट मैंने आपको बताया किसे बोलते हैं, कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों ओर, ये एक प्लेनेट है, इसके चारों ओर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, अच्छा वो मून हो, ज्यादातर मून ही कहा जाता है, मून हो या कोई हो जो इसके चारों ओर किसी भी प्लेनेट के चारों ओर घूमती है, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट होती है ना, ये आप ये वाली भी सैटेलाइट, जो आप सैटेलाइट भेजी जाती है, अब से जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, तो इनको भी सैटेलाइट ही बोला जाता है। तो ये भी किसी न किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमती हैं, तो इसी वजह से भी इसको सैटेलाइट कहा जाता है। लेकिन जो हमारी सैटेलाइट होती है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ठीक है, और जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो मून कहलाती है। ठीक है, तो भाई वीनस जो है इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ना ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो अर्थ होती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो ये जो वीनस होता है ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि आप ये याद रखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसका नाम है वीनस। ओके, समझ में आ गया। चलिए वीनस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं आगे अर्थ के बारे में। अर्थ की भाई, अर्थ तो हम रहते हैं अर्थ पे, तो ऑब्वियसली बात है अर्थ के बारे में थोड़ा सा लंबा सा होगा, आपका पैराग्राफ होगा, घबराने की बात नहीं है, इजी है। अर्थ के बारे में आपसे पूछा जाए कि अर्थ की बताइए अर्थ क्या है, तो आप खुद ही बता देंगे कि भाई ये ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कि हम रहते हैं, इसकी एक सैटेलाइट भी है जिसे हम मून कहते हैं। मैंने आपको बताया सैटेलाइट किसे बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट है ना, इसके एक मून सैटेलाइट है। इसके अलावा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। इसके अलावा अपनी एक्सिस पे जो है वो रोटेशन करती है। इसके अलावा अर्थ की जो है जो अर्थ है इसका जो थर्ड पार्ट है ना, 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ का कैसा है, वो पानी से है ना, पानी में उसमें ज्यादातर वाटर ही है। सिर्फ 1% में एक ही पार्ट में अर्थ के जो है वो इंसान रह सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई अर्थ की टिल्टेशन की वजह से अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे थोड़ा सा टिल्ट है ना, थोड़ी सी घूमी भी है, तो जिसकी वजह से हम सीजन आते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है वो अर्थ के बारे में हमें इतनी पता ही होती। So this is the planet that we live on। तो भाई ऐसा प्लेनेट जहाँ हम रहते हैं, it has one natural satellite। इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं मून। The Earth takes 365 days to complete one orbit around the sun। तो भाई ये आपको तो पता ही है कि एक सन है, सन के चारों ओर जो वो रिवॉल्व करती है, तो कितने दिन लेती है, 365 डेज लेती है, ये बताइए आपको ना, विच इज 1 अर्थ ईयर, इसी को 1 अर्थ ईयर भी बोलते हैं। ओके, वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दैट इज आल्सो रोटेट अबाउट इट। इसके अलावा जो अर्थ होती है, अर्थ जो होती है एक तो रिवॉल्व कर ही रही है, इसके अलावा इसकी जो एक्सिस है इसके चारों ओर भी वो रोटेट करती है। उसको रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स में, ठीक है। और कहाँ गया,
अबाउट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके अलावा हम एक इमेजिनरी लाइन को जो है हम यहाँ पे एक जो अर्थ है इसके चारों ओर जो है एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं। कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ पोल जो है उसके हम पास करते हैं। तो ये जो पास करते हैं, टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो जो उसका ऑर्बिट होता है थोड़ी सी वो टिल्ट होती है, और यही वजह है कि इससे ही जो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ टू साउथ जो है अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है ना, ऐसे ऐसे टिल्ट है। और यही वजह है कि इससे सीजन की वजह से यानी सीजन में जो चेंजिंग आती है वो इसी टिल्टेशन की वजह से ही आती है। ठीक है, प्राइमरी कंप्लीट इसका ये रीजन नहीं है, ये एक छोटा सा रीजन है कि अर्थ के टिल्टेशन की वजह से जो है हमारे अर्थ में जो हमारी अर्थ है उसमें सीजन में चेंजिंग आती है। ओके, A thin layer of gases called the atmosphere envelops the earth। इसके अलावा जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर जो है बहुत ही एक गैसेस की एक थिन लेयर है। थिन लेयर आप कह सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस के लेयर्स हैं। 99% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1% अदर गैसेस सच एज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारी जो अर्थ का 99% जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा 1% में आपके जो दूसरी गैसेस हैं वो आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर वेपर। ऑन अवर अर्थ इज यूनिक, इट इज ओनली प्लेस वी नो वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो भाई हमारी अर्थ जो है वो एक बहुत ही यूनिक है, और हम अभी तक के ये बात जान गए हैं, मतलब अभी तक ये बात जानते हैं कि हमारी अर्थ ही में लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा भी साइंटिस्ट देख रहे हैं, आप सुनते भी होंगे कि भाई हमने बहुत सारे ऐसे एलियंस को देखा गया है, या मूवीज भी बनती हैं एलियंस पे। तो साइंटिस्ट अभी खोज लगा रहे हैं कि हो सकता है किसी एक प्लेनेट पे कहीं ना कहीं लाइफ के एग्जिस्ट होने की कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए, है ना। तो इसके बारे में साइंटिस्ट अभी उसके बारे में पता लगा रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर एंड soil, its size, distance from the sun, and the presence of large amount of water and liquid from on its surface make it different from any other planet of our solar system। तो भाई हमें इस बात के बारे में पता लगा कि भाई लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, इस वजह से क्योंकि जितने भी प्लेनेट्स हैं किसी में बहुत ज्यादा ठंड है, किसी में बहुत ज्यादा गर्मी है, किसी में लाइफ को एग्जिस्ट कहीं पे जो है बहुत ज्यादा रोक है। मतलब जो हमारी अर्थ है ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि हाँ कंप्लीटली यहाँ पे लोगों के रहने की या लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने अर्थ के बारे में पढ़ ली। भाई अर्थ के बारे में तो हमें थोड़ा पता ही है। आपसे अगर अर्थ के बारे में कहा जाए कि भाई अर्थ के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बोलिए तो आप खुद भी बोल सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में भी आ गई होगी। चलिए अब मार्स के बारे में पढ़ते हैं। मार्स को आप मंगल ग्रह भी बोलते हैं। दिस प्लेनेट इज विजिबल टू द नेक्ड आई। ये ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारी नेक्ड आई से विजिबल होता है। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार। तो ये जो ना ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार के तौर पे दिखाई देता है। याद रखिएगा, इसका ना कलर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो मार्स होता है वो कैसा दिखता है, तो आप बताएंगे कि ये इट लुक्स लाइक अ ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार। ठीक है, तो ये ऑरेंज के और मतलब ज्यादातर ऑरेंज भी है, थोड़ा सा इसमें रेडिश भी कहीं ना कहीं होता है। मार्स हैज 2 सैटेलाइट। देखिए मार्स की ना 2 सैटेलाइट्स होती हैं, फोबोस एंड डाइमोस। ये बात याद रखिएगा कि मार्स की जो है 2 सैटेलाइट हैं। अभी अर्थ की हमने पहली जो सैटेलाइट हमने किसकी पढ़ी, मरकरी और वीनस की तो कोई थी नहीं है। अर्थ की एक सैटेलाइट थी, जिसे एक नेचुरल सैटेलाइट जिसको हमने बोल दिया क्या, मून। और इसके अलावा जो मार्स की जो सैटेलाइट होगी 2 सैटेलाइट फोबोस एंड डाइमोस, याद रखिएगा बोथ आर डार्क, डस्टी एंड इरेगुलर इन शेप। तो भाई ये दोनों जो हैं वो डार्क हैं, बहुत ही ज्यादा दिखते नहीं हैं, डस्टी एंड इरेगुलर इन शेप है। द Martian soil contains large amount of iron oxide which gives the planet a reddish look। तो भाई इसका रेडिश लुक क्यों है, मतलब ये रेड कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। जो मार्शियन जो सॉइल है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये आपसे इसी वजह से ये रेडिश लुक दिखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मार्स जो है वो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का ज्यादातर क्यों दिखता है, तो इस वजह से वो दिखता है क्योंकि वहाँ पे आप ये कहिएगा कि क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में Martian soil contains large amount of iron oxide which gives the planet a reddish look, जिसकी वजह से वो reddish look दिखता है। Space probes have photographed deep channels on the surface of Mars which suggests that water was flowed there in the distant past। तो जो स्पेस में जो लोग स्पेस में गए तो स्पेस में अभी तक कोई गया नहीं है, बस यहाँ से जिन लोगों ने फोटो लिया है या जिन्होंने सैटेलाइट्स के जरिए से फोटो लेने की कोशिश की है, तो वहां पे उन्होंने देखा कि मार्स जो है उसमें ना कुछ ऐसे डीप स्टार्स से उनको कुछ डीप चैनल्स दिखे हैं। चैनल्स का मतलब कुछ गड्ढे वड्ढे से दिखे हैं,
तो उनका मानना है कि हो सकता है डिस्टेंट पास में, डिस्टेंट पास का मतलब बहुत जमाने पहले हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी वाटर जो है वो फ्लो किया हुआ है ना, हो सकता है। मतलब लोग जो साइंटिस्ट हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कहीं ना कभी यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती हो वहाँ पे वाटर हो, तो इसकी वजह से कुछ डीप चैनल्स वहाँ पे मार्स पे दिखाई देते हैं, मार्स के जो सरफेस उस पे दिखाई देते हैं। द रेडियस ऑफ मार्स इज अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ। तो जो मार्स का रेडियस है वो अर्थ के हाफ है, अर्थ का जितना पूरा डायमीटर है ना, तो अर्थ का जो रेडियस होगा उससे आधा रेडियस कह सकते हैं आप, यानी कि कह सकते हैं कि अर्थ की जो शेप है, तो अर्थ से ही अर्थ की शेप हो गई, तो वो अर्थ से जो है आधी है, ठीक है। एंड तो ये अर्थ का जितना रेडियस होगा तो उसका जो अर्थ है, ये पूरा एक अर्थ है, तो ये मार्स हो गया, तो इसका जो रेडियस होगा वो उसका आधा ही होगा, जाहिर है अर्थ के आधा, अर्थ के जो इसकी पूरी शेप होगी तो अर्थ से आधी होगी, तो इसका रेडियस भी आधा ही होगा। इट मास इज अबाउट 10 टाइम लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, तो इसका जो मास है वो अर्थ के मास से 10 टाइम लेस है। तो आपने मार्स के बारे में क्या पढ़ा कि भाई मार्स जो होता है इसे हम लोग अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके दो, ये मार्स जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि मार्स जो है वो आपका ऑरेंज कलर का या ऑरेंज कलर का या रेडिश कलर का, रेड कलर का आपको जो है वो दिखेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्स की जो सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड काफी लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, इस वजह से इसकी जो है एक रेडिश लुक देती है मार्स को। इसके दो सैटेलाइट होते हैं जिसे हम लोग फोबोस एंड डायमोस कहते हैं, ठीक है। और जो ये अर्थ के बिल्कुल आधी है, यानी जितनी बड़ी अर्थ है उससे आधी अमाउंट आधी है, आधा है, और जो इसका रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से हाफ है। ओके, चलिए जुपिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जुपिटर का सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, जुपिटर। याद रखिएगा लार्जेस्ट प्लेनेट है। अभी तक हमने लार्जेस्ट प्लेनेट के बारे में नहीं पढ़ा ना, अभी हमने स्मॉलेस्ट प्लेनेट के बारे में पढ़ा था। स्मॉलेस्ट प्लेनेट बताइए कौन सा है, मरकरी। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी, और लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया आपका जुपिटर, ठीक है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं और इसी में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। आफ्टर द मून एंड द वीनस जुपिटर इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा स्टार था, सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सी थी, मून। फिर उसके बाद वेनस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आता है जुपिटर का नंबर। जुपिटर कैन बी इजीली सीन विद द नेक्ड आई। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ गुड टेलीस्कोप वी कैन सी इट tinted cloud bands and famous great red spot which is a great hurricane on Jupiter twice the diameter of the earth। देखिए इन्होंने यहाँ पे जुपिटर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये बात याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट अभी आपको बताया कौन सा है, मरकरी। स्मॉलेस्ट हो गया आपका मरकरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया आपका मर्क्यूरी, एंड लार्जेस्ट हो गया आपका जुपिटर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट ये याद रखिएगा, इतनी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ये काफी ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, किसके बाद, मून के बाद, है ना। स्टार नहीं, ये ऑब्जेक्ट, मुझे स्टार ही आ जाता है। मून एंड वीनस के बाद ये काफी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जुपिटर जो है चूंकि बहुत बड़ा है तो हम इसे इजीली नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर के जो सरफेस है ना, आपको वहाँ पे कुछ कलरफुल ये जो टिंटेड क्लाउड बैंड्स दिखेंगे, आपको ऐसे दिखेगा। और इसके अलावा आपको एक ना यहाँ पे रेड स्पॉट दिखेगा। ये इस रेड स्पॉट के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि किसी जमाने या किसी टाइम पे जो जुपिटर पे एक बहुत ही बड़ा हरिकेन आया हुआ हो, और इसी वजह से ये जो जुपिटर है ये आपको ऐसा, अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो ऐसे गोल गोल सा आपको जो है हरिकेन के तौर पर दिखेगा। और जो इसका डायमीटर है ये अर्थ के डायमीटर से ट्वाइस है, यानी कि जितनी बड़ी अर्थ है, जितनी बड़ी मान लीजिए अर्थ है तो ये अर्थ से डबल है, ठीक है। तो इसका डायमीटर भी डबल ही होगा। जुपिटर हैज मेनी मून्स, 4 ऑफ देम आर यूरोपा, गाइनेमेड एंड कैलिस्टो, ठीक है। तो भाई इसके बहुत सारे, एक और है यहाँ पे 4 है ना, तो आईओ नाम का भी है। तो यूरोप में जो जुपिटर है इसके काफी सारे मून है, या कह सकते हैं आप ये इसके काफी सारे सैटेलाइट है, जिनमें से 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, चलिए जुपिटर के बारे में आपको आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखनी है। सैटर्न के बारे में, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। तो सबसे बड़ा जो जुपिटर हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न का नंबर। द रेडियस ऑफ द सैटर्न इज क्लोज टू दैट ऑफ द
जुपिटर। तो देखिए सैटर्न मशहूर क्यों है, या सैटर्न आपको कह सकते हैं कि सैटर्न को आप याद कैसे रखते हैं, तो रिंग प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। इसके चारों ओर ना रिंग होती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ना, ये रिंग होती है। और ये एक रिंग नहीं होती है, ये क्या होता है बेसिकली, ये रॉक्स और डस्ट के ना एक चारों तरफ, इसकी चारों ओर जो है रॉक्स और डस्ट जो है वो ऐसे घूमते रहता है, एक रिंग बना देते हैं जो कि इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो हमें ऐसा लगता है दूर से देखने में कि कोई एक रिंग बनी हुई है इसमें, इस वजह से इसको रिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। तो सैटर्न को याद रखिएगा, सैटर्न का दूसरा नाम जो है ना रिंग प्लेनेट भी है, और आप इसको इजीली पहचान भी सकते हैं। ठीक है, जिस भी प्लेनेट की चारों ओर से रिंग बनी हुई होगी आप कह देंगे कि भाई ये रिंग प्लेनेट है। और इसका जो इसकी जो मेन चीज है इसका ये क्या है कि इसके सैटर्न के पास बहुत ही बड़ी सैटेलाइट होती है, बहुत ही बड़ी नेचुरल सैटेलाइट, जिसे टाइटन का नाम दिया जाता है। टाइटन से याद रखिएगा, टाइटन तो आप जानते ही होंगे जहाज के बारे में। Saturn is often called ring planet because it is surrounded by a distinctive rings of dust and rocks। ठीक है, तो इसके चारों जो है डस्ट और रॉक्स की एक डिस्टिंक्ट रिंग बनाई हुई रहती है, इस वजह से इसको रिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। Saturn has been also seen प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो सैटर्न जो है ना चूंकि काफी बड़ा था और जिसके चारों ओर ये रिंग भी थी, तो इसकी वजह से बहुत पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी लोग इसको जानते थे। हाउएवर अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स कुड नॉट सी सैटर्न सिंग इन मच डिटेल। तो भाई लेकिन अभी जो है ज्यादातर इसके बारे में मतलब अभी जानते नहीं है। पहले जमाने में लोगों को दिख गया था भाई ये सैटर्न की जो रिंग थी तो इजीली दिख गई। सैटर्न हैज 25 सैटेलाइट दैट मेजर्स एटलीस्ट 10 किलोमीटर इन डायमीटर एंड सेवरल स्मॉल वंस। सैटर्न्स बिगेस्ट सैटेलाइट टाइटन इज इवन बिगर देन द प्लेनेट मरकरी। तो भाई जो सैटर्न है ना इसके जो चारों जो इसके सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट से टाइटन का नाम दिया गया है, वो मरकरी से भी बड़ा है, इतना बड़ा है सोचिए। सम एस्ट्रोनॉमर्स थिंक दैट इट मे बी एबल टू सपोर्ट लाइफ। तो कुछ लोगों को, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए आसानी से यहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर जाए। तो सैटर्न के बारे में हमने क्या याद रखिए, सैटर्न के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिंग प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर जो है डस्ट और रॉक्स की एक डिस्टिंक्ट रिंग बनी हुई होने की वजह से इसे जो है रिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये जुपिटर के बाद दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और जो इसके पास बहुत सारी सैटेलाइट है, यानी कि इसके चारों ओर जो है बहुत सारी सैटेलाइट है। चारों ओर का मतलब देखिए सैटेलाइट के मैंने बारे में बताया कि किसी भी प्लेनेट के चारों ओर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अगर घूम रही है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। तो जो सैटर्न है इसका जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसका नाम टाइटन है। ठीक है, और वो टाइटन जो है इतनी बड़ी है, इतना बड़ा खुद वो जो इतनी बड़ी सैटेलाइट है जो कि मरकरी से भी बड़ा है। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। Uranus, it was identified as a planet by British astronomer William Herschel in 1781। ये जरा नाम याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा कि 1781 में विलियम हर्शल नामक एक एस्ट्रोनॉमर थे, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने कि यूरेनस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा यूरेनस में ना आप इसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, है ना, और इजीली तो आप देख नहीं सकते। अगर आपके पास एक प्लेनेट हो, अच्छा प्लेनेट कह रही हूँ, टेलीस्कोप हो, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। लाइक सैटर्न एंड जुपिटर, यूरेनस हैज 2 रिंग्स, है ना। यूरेनस के जैसे कि आपने देखा सैटर्न के चारों ओर, ये जो सैटर्न प्लेनेट था इसके चारों ओर क्या था, एक रिंग थी, है ना। एक मिनट, ये रिंग गलत बन गई, ऐसे एक रिंग बनी हुई होती। तो इसी तरीके से यूरेनस में भी ना कुछ रिंग्स होती हैं, ऐसे इसके चारों ओर जो है कुछ आपको रिंग्स दिखाई देंगी, है ना, ऐसे करके। तो अगर पूरी डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट रिंग है तो वो समझ लीजिए कि वो जुपिटर प्लेनेट हो गया। लेकिन अगर कहीं पे छोटी छोटी आपको रिंग दिखेगी, आप देख सकते हैं गूगल पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है ऐसी यूरेनस की, तो उसमें आपको कुछ रिंग्स दिखेंगी, हल्की रिंग्स होंगी, तो वो आपकी जो है वो आप समझ जाइएगा कि ये यूरेनस है। यूरेनस इज अबाउट 2.9 into 10⁹ किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो जो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 2.9 into 10⁹ किलोमीटर, बहुत दूर है। इट हैज 5 नॉन सैटेलाइट, इसके अलावा इसके 5 नॉन सैटेलाइट्स हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ये बात याद रख लीजिएगा कि भाई जो यूरेनस के अंदर ज्यादातर जो इसका एटमॉस्फेयर है वहाँ जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। Unlike any other planet in the solar system, Uranus spins on its side। ठीक है, तो ये जो यूरेनस है ना ये अपनी ही साइड पे भी स्पिन करते रहता है। एस्ट्रोनॉमर्स थिंक दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद द प्लैनेट साइज ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ऐसा लगता है यूरेनस जो है ना वो जहाँ पे ये खुद, तो वो ना यहाँ पे स्पिन करता रहता है ना, ऐसे उछलता रहता है हल्का फुल्का। तो एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है हो सकता है कि किसी प्लैनेट के साइज के ऑब्जेक्ट ने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इसको ना जाकर के टक्कर गए, इससे कोलिजन हो गई हो, इससे टक्कर हो गई हो, तो हो सकता है वो अभी तक के जो है वो स्पिन कर रहा है ना।
तो यही बात है कि यूरेनस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई इसे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने 1781 में इसको आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा यूरेनस जो है वो आपको काफी बड़ा होने की वजह से आप इसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो यूरेनस होता है ये अर्थ से 2.9 × 10⁹ किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा इसमें कुछ रिंग्स भी होती हैं। इसकी 5 नॉन सैटेलाइट्स हैं। अभी आप में ये कहेंगे मैम ने तो सारी बातें बता दी, तो भाई देखिए कुछ चीजें ना आपको याद रखनी है। इसी वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा डेटा बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, ना ही इनके बारे में बता रही हूँ, वरना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन चूंकि खुद आपके पास इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दे दी गई है तो इस वजह से आपको ना थोड़ा सा बुक से याद कर लेंगे। बुक में जितना दिया हुआ उतना ही याद कर लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, वरना बच्चों को तो ये भी याद नहीं रहती, मुझे पक्का पता है। ओके चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। नेपच्यून के बाद इट वाज द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई द प्लेनेट बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स गॉटफ्रेड गेल इन 1846। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेपच्यून कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, इट लुक्स लाइक अ स्टार थ्रू अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स एंड लाइक अ स्मॉल ब्लूइश सर्कल थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखता है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि इसके ऐसा लगता है कि भाई ये स्मॉल ब्लूइश सर्किल जो है इसके चारों ओर है। तो आप पावरफुल टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको ब्लूइश सर्किल दिखेगा। नेपच्यून हैज 2 नॉन सैटेलाइट्स। ओके चलिए नेपच्यून के बारे में, प्लूटो के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा। प्लूटो एंड सीरिस जो ये 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। प्लूटो इज सो फार अवे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी इट फ्रॉम द अर्थ, है ना। ये इसको जो है बहुत ही अर्थ से ही बहुत ही ज्यादा दूर है, इस वजह से इसको अर्थ से देखना काफी मुश्किल हो जाता है। इसे हम लोग इसी वजह से इसका नाम जो है ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया है। तो देखिए ये ड्वार्फ प्लैनेट है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी कि ये इसको 1930 में एक अमेरिकन स्लाइड टॉम्बर्ग नामक एक डिस्कवरर ने इसको डिस्कवर किया था। प्लूटो हैज एन ओवल शेप्ड ऑर्बिट व्हिच टेक्स इट 249 years to go once around the sun। तो भाई ये बहुत ही छोटा है, तो इसको एक सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में इसको 249 years लग जाए। फॉर अबाउट 20 years of its orbit it is closer to the sun than the planet Neptune। ओके चलिए इतनी बात हो गई, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप जितना आपको डेटा दिया हुआ है आप उतने ही डेटे को आप याद रखिए। आगे हम लोग सैटेलाइट एंड सोलर सिस्टम, जो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।